अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं हूं ज़रा खोड़ो और मेरे साथ है बुसरतुल्लाह खान और मुबशिर ज़ैदी हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप पर। सिर्फ 4 दिन की बात है कि अफ़गानिस्तान के निमरोज़ सूबे के दारुल हुकूमत ज़रंज पर तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया। ये पहली सूबाई दारुल हुकूमत है जिस पर तालिबान का कब्ज़ा हुआ है और इससे पहले तकरीबन 5 ज़िलाई हेडक्वार्टर्स पर भी तालिबान का कंट्रोल हो गया था। ये है शिबरगान, तालुकान, सरेपुल और ऐबक, और इसके साथ साथ कुंदुज का जो शहर है उसके भी एक बहुत बड़े हिस्से पर इस वक्त तालिबान का कंट्रोल है। इसके साथ इसका मतलब है कि अफ़गानिस्तान में जो तकरीबन 400 अज़ला हैं उनमें से 200 पर तालिबान का कंट्रोल है और इसके साथ साथ बॉर्डर क्रॉसिंग्स पर भी मुस्तकिल हमले किए जा रहे हैं और कम से कम 6 से 8 बॉर्डर क्रॉसिंग्स तजिकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ, ईरान के साथ पर इस वक्त तालिबान का ही कब्ज़ा है और वहाँ पर बाकायदा टैक्स भी कलेक्ट की जा रही है। जो अफ़गान फ़ौजी इन पोस्ट को मैन कर रहे थे, अक्सर वो या तो ईरान फिर भाग के चले गए या पाकिस्तान या तजिकिस्तान। ये ख़बरें आप सबके सामने हैं। दूसरी जानिब हेरात में इस वक्त इस्माइल ख़ान का जो लश्कर है वो सख्त मुकाबला कर रहे हैं तालिबान का, लेकिन लश्कर गाह में जहाँ पर भी लड़ाई चल रही है वहाँ पर अगर तालिबान को रोका गया है वो सिर्फ़ और सिर्फ अफ़गान स्पेशल फोर्सेस यानी कमांडो और अमेरिका की फ़िज़ाई बमबारी की वजह से। अब इसमें यह मसला है कि जैसे ही तालिबान लश्कर गाह के शहर के अंदर मज़ीद दाखिल होते हैं तो अगर आप फ़िज़ाई बमबारी करेंगे तो तालिबान के साथ साथ अफ़गान शहरी भी मारे जाएंगे। वैसे माजी में कभी लोगों इसका किसी ने ख्याल नहीं किया, लेकिन इस वक्त ऑर्डर दिया गया है लश्करगाह के शहरियों को कि वो शहर से बाहर निकल जाए। लेकिन अगर आपको याद होगा तो कुछ दिन पहले हमने अफ़गान सहाफ़ी बिलाल सरवरी साहब से बात की और उन्होंने कहा कि जो लोग उस शहर में हैं वो वैसे ही लड़ाई से भाग कर शहर में गए हैं और यहाँ से उनके लिए जाने का कोई जगह नहीं है। इसके साथ साथ मज़ार शरीफ भी तालिबान के निशाने पर है और सिचुएशन वहाँ पर ये बन गई है कि भारत की आज एक वार्निंग आई है अपनी सारी कॉन्सुलेट स्टाफ और अपने सारी शहरियों को कि वो एकदम मज़ार शरीफ से निकल जाएं। अब ज़ाहिर है पूरी दुनिया की नज़रें इसी पर अफ़गानिस्तान पर हैं और ये सवाल पूछा जा रहा है कि अफ़गान फ़ौज जो ऑन पेपर तो तालिबान से बहुत ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा वसाइल भी हैं, वो क्यों नहीं तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ सक रहे। अमेरिका में ये सवाल पूछा जा रहा है, एक पॉलिटिकल डिबेट हो रही है और ये सवाल ये वो पूछ रहे हैं अपने लीडर्स से कि क्या ये बेहतर होता कि इस तरह निकलने से पहले कोई 2-3 साल और अगर अमेरिका मज़ीद अफ़गानिस्तान में रहता ताकि अफ़गान फ़ौज इतनी काबिल हो जाए कि वो अपने पैरों पर खड़े होकर ये जंग लड़ सके। यही सवाल पूछा गया अमेरिकन रियासत कनेटिकट के सेनेटर क्रिस मर्फी साहब से। जवाब सुनिए। Staying one more year in Afghanistan means we stay forever. Because if 20 years of laborious training and equipping of the Afghan security forces had this little impact on their ability to fight, then another 50 years wouldn't change anything. क्रिस मर्फी साहब का कहना है कि 1 और साल का मतलब है कि हम हमेशा के लिए वहाँ रहेंगे। अगर 20 सालों से हमने जो इनकी मदद की है और ट्रेनिंग की है उसका कोई फ़ायदा नहीं आया तो शायद 50 सालों में भी नहीं आया। अच्छा, जिन्होंने ट्रेनिंग की है यानी अमेरिकन फ़ौज यानी पेंटागन, उनके जो तर्जुमान हैं प्रेस सेक्रेटरी कर्बी साहब, प्रेस सेक्रेटरी जॉन एफ कर्बी, उन्होंने तो और भी खुलकर इस सवाल का जवाब दिया है। सवाल ये है कि अफ़गान फ़ौज क्यों नहीं लड़ पा रही तालिबान से। सुनिए। They have an air force the Taliban doesn't. They have modern weaponry and organizational skills the Taliban doesn't. They have superior numbers to the Taliban. But this is their country. These are their military forces. These are their provincial capitals. Their people to defend. अच्छा, अब ये जो बातें हो रही हैं ये कोई नई बातें नहीं हैं। सिर्फ फ़र्क इतना ये है वसत के क्योंकि अमेरिका अब निकल गया है तो वो खुल के वो बातें कर रहे हैं जो पहले ऑफ रिकॉर्ड या मीडिया के इंटरव्यूज़ में की जाती थी। वो क्या बातें थी? जैसे मैं अभी एक पढ़ रहा था, विक्टर ग्लावियानो जो एक यूएस आर्मी ऑफिशियल है जिसने 2 साल तक अफ़गान फ़ौज की ट्रेनिंग की थी,
उनका कहना है कि जी ये फौजी कम हैं और चोर ज़्यादा हैं, हम जो इनको इक्विपमेंट देते हैं ये वहाँ से चोरी करके ब्लैक मार्केट पर बेच देते हैं। इसका सबूत आपको यहाँ मिलेगा कि अगर आप देखें तालिबान की वीडियोस, उनके पास नाइट विजन है, उनके पास US मेड स्नाइपर राइफल्स हैं, हमवीज में घूम रही हैं। अब जाहिर है कि ये चमन में नहीं बनी, ये वही इक्विपमेंट है जो US ने पिछले इनफैक्ट पिछले 20 सालों में $100 बिलियन खर्चे हैं अफगान फ़ौज की ट्रेनिंग पर, उनकी इक्विपमेंट पर, उनकी रिक्रूटमेंट पर। और ज़्यादातर वो जो असला उनको देते हैं वो फिर तालिबान के हाथ में आ जाता है। रायन क्रॉकर, अब ये तो हो गई फ़ौज की बात, पुलिस का हाल और भी बुरा है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये रायन क्रॉकर जो साबिक US सफ़ीर थे टू अफ़गानिस्तान, उनका कहना था कि जी ये अफ़गान पुलिस इसलिए इनफेक्टिव नहीं है कि उनके पास बंदे नहीं हैं या उनके पास असला नहीं है, वो इसलिए यूज़लेस है कि वो पेट्रोल लेवल तक करप्ट है। थॉमस जॉनसन एक नेवी ऑफिशियल हैं जिन्होंने भी अफ़गानिस्तान में सर्व किया है, उन्होंने कहा है कि जी ये सबसे हेटेड फोर्स है पूरे अफ़गानिस्तान में। और ये भी बताया कि 30% जो अफ़गान पुलिस में भर्ती होते थे वो असला चोरी करके फ़रार हो जाते थे और फिर अपनी प्राइवेट चेक पोस्ट लगा देते थे मुख्तलिफ सड़कों पर, ताकि लोगों से वो पैसे और भट्टा वसूल करें। तो जी मुबशिर। हाँ जरा, ये तो हो गई, जाहिर है अमेरिकी निकल चुके हैं तो वो ये बातें भी करेंगे सारा के अफगान हुक्काम जो है, हमें पता है करप्शन के स्कैंडल कितने आए हैं। अगर अमेरिका ने जो स्पेंडिंग की है आपने $100 बिलियन का टोटल, उन्होंने 978 अरब डॉलर यानी तकरीबन $1 ट्रिलियन जो हैं वो किए हुए हैं। और 2024 तक जो है उन्होंने $4 अरब जो है सालाना देने हैं इन्हीं फोर्सेस की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए, जो अब कह रहे हैं। मगर देखिए अमेरिका का जो तरीका वारदात है वो जाहिर जंग करता है तो उसके अपने कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं, वही कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। बिल्कुल अफगान जो ऑफिशियल्स हैं उनकी करप्शन की दास्तानें तो मशहूर हैं, मगर कुछ एक जो उनके ऑडिटर्स अब चीज़ें निकाल रहे हैं वो इतने मज़े की हैं कि जी 20 जो जहाज़ हैं ट्रांसपोर्ट, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन G222, ये जो है अमेरिका ने रिफर्बिश करके अफगान हुकूमत को बेचे $547 मिलियन में। और एक साल के अंदर अंदर उसमें 20 में से 16 जो जहाज हैं वो स्क्रैप यानी कबाड़ियों को $40,000 में फरोख्त किए गए, क्योंकि 16 जहाज उनमें से अनसेफ थे और वो उनकी रिफर्बिशमेंट ही ठीक नहीं हुई थी। तो मैं एक तरीक़ाकार बता रहा हूँ। और मजे की बात यह, ऑडिटर ने लिखा कि इसका ताल्लुक एक अमेरिकी रिटायर्ड जनरल जो है जिसने अफगानिस्तान में सर्व किया है उसका ताल्लुक इस फर्म के साथ जुड़ा, मगर जो अमेरिका महकमा इंसाफ है यानी जस्टिस डिपार्टमेंट, उसने इसी साल गुज़िश्ता बरस ये फैसला किया कि इस केस में ना ही कोई क्रिमिनल मुकदमा बनेगा ना ही कोई सिविल मुकदमा बनेगा और इस केस को की फाइल बंद कर दी जाती है। उसके बाद आप आगे आए तो $7.8 अरब कहा जा रहा है कि उन्होंने बिल्डिंग्स और व्हीकल्स के लिए रखे अफगान जो इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिसमें से एक्चुअली जो खर्च हुए वो $1.2 बिलियन थे और बाकी कहाँ गए नहीं पता किसी को। मजे की बात देखें कि अफगान फौज और पुलिस की तादाद के बारे में ये कहा जाता है कि उनकी तादाद है 3,20,000। तो अब अमेरिकी ऑडिटर्स कह रहे हैं लेकिन हमें तो 2,80,000 से ऊपर तो कोई बंदा मिला ही नहीं। उन्होंने कहा इसका मतलब है कि घोस्ट सोल्जर्स भी हैं, घोस्ट पुलिसमैन भी हैं 40,000 के करीब, जो न सिर्फ तनख्वाह ले रहे हैं बल्कि उनका कहाँ गया, सारी चीजें कहाँ गई। तो ये इतनी लंबी एक फहरिस्त है। बकौल एक साबिक अफगान जनरल हैं दौलत वजीरी साहब, वो उन्होंने कहा कि भाई एक गोली तक अमेरिका से आती है, यहाँ तो उन्होंने हमें कुछ ना बनाने दिया ना कुछ करने दिया, तो वो गोल गोल घूम के वो पैसा वापस भी ले गए और हमें कुछ मिला भी नहीं। जो अच्छा, बनाया ठीक ठाक है और शायद हाँ, और वो लेकिन सब कुछ जितना भी बनाया है वो काबुल की एलीट ने ही बनाया। यहाँ पर लेते हैं और फिर आपको सुनाते हैं कुछ, क्या कहते हैं, अजब करप्शन की गजब 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 कहानियाँ। लेट्स टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक। जहाँ खरबों डॉलर हों वहाँ ये इमेजिन करना कि करप्शन नहीं होगी, मेरा ख्याल है बेवकूफ़ों की जन्नत में रहने के बराबर है। जो पैसा देगा उसका भी दिल चाहेगा कि थोड़ा बहुत हाथ पड़ जाए, जिसके पास पैसा आ रहा है उसका तो दिल चाहेगा कि आधा क्या पूरा ही घर ले जाए। वो जो कहते हैं कि हम जो कहते हैं ना कि जी सिस्टम में करप्शन है, बाज़ औक़ात बहुत सिचुएशन ऐसी होती हैं कि ख़ुद करप्शन ही सिस्टम बन जाती है। और हम उसी बीमारी की बात कर रहे हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से। 20 साल जिन्होंने टोटल ज़ाया किए, उन पैसों से वो मुल्क को खड़ा कर सकते थे, लेकिन ज़ाहिर है कि ऐसा नहीं होता है। मैं एक दो मिसालें देता हूँ। वैसे अफ़गान कस्टम्स है जी, मुल्क की जो टोटल आमदनी है उसका 26% कस्टम्स रेवेन्यू से हासिल होता है, इसलिए कि इंडस्ट्री वगैरह तो कोई ख़ास है नहीं उस तरफ से। अंदाज़ा ये है कि 50% से लेके 75% तक जो ड्यूटी ख़जाने में आनी चाहिए ईमानदारी से, वो जाती है जेबों में। 25% अफ़गान ख़जाने में आ जाता है। मसलन तोरखम की मिसाल, न्यूयॉर्क टाइम्स की मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था। तोरखम में अमरीकी फ़ौज की दी गई एक बहुत बड़ी एक्सरे मशीन लगी हुई है, जिसके सामने से ट्रक गुज़रता है और वो सब पता लग जाता है कि अंदर क्या है। मगरबी ममालिक के तरबियत याफ्ता कस्टम ऑफिसर उस ट्रक के सामान की जांच करते हैं और ड्यूटी का असेसमेंट करते हैं। वर्ल्ड बैंक के कंप्यूटर सिस्टम में डेटा फीड होता है। अमेरिका की जानिब से मिले गए कैमरे सारे तोरखम बॉर्डर की निगरानी कर रहे होते हैं। यहाँ तक काम ख़त्म। ऑन पेपर खूबसूरत है। फिर ऑन पेपर ज़बरदस्त है, होनी ही नहीं चाहिए करप्शन। सरहदी मुहाफिज गेट खोलने के सबसे पहले पैसे लेता है ट्रक से। आई एम श्योर के ये फैमिली, इट साउंड्स फैमिलियर। फिर ताजिर और कस्टम अफसर के मिली भगत से जाली इनवाइस तैयार होती है, वो भी ज़ाहिर है कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसमें पैकिंग, माल की क्वांटिटी, वेट, माल की किस्म, ओरिजिनल डेस्टिनेशन क्या है, लास्ट डेस्टिनेशन क्या है, हर इंफॉर्मेशन की हेरा फेरी करके कस्टम ड्यूटी को 70% तक कम कर दिया जाता है। ये एक जनरल ट्रेंड है। बकौल कस्टम ऑफिसर के हम हर चीज़ तब्दील कर सकते हैं सिवाय ट्रक के रंग के, इसलिए कि उसमें टाइम लगता है। बिल्कुल नामुमकिन नहीं है। लेकिन अच्छा, जिस अफ़गान अफसर ने नामा निगार को ये बातें बताई, उसने कहा कि 10 साल पहले मैंने ये मुलाजमत, लोअर रैंक की मुलाजमत है, उसकी तनख्वाह है $150। उस $150 की जो मुलाजमत है उसने $5000 दे के 2010 में हासिल की थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जो माहाना आमदनी है ऊपर की, वो $4000 पर मंथ है। ठीक है। उसने कहा अब आजकल चूंकि महंगाई हो गई है, लिहाजा रेट बढ़ गए हैं, अब इस पोजीशन के $15000 देने पड़ते हैं और कोई पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी जो है वो चाहिए। इट्स आल्सो साउंड्स फैमिलियर। बिल्कुल। ओके। अच्छा, अब डिप्टी डायरेक्टर कस्टम्स के पास गया, न्यूयॉर्क टाइम्स का नुमाइंदा जलालाबाद में वो बैठता है कि जी ये है मेरी फाइल। उसने यार आप किस चक्कर में आ गए, ये तो चीन और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों का प्रोपेगेंडा है जो अफगानिस्तान को बदनाम करने के लिए। अगेन इट साउंड्स फैमिलियर, वेरी फैमिलियर है ना, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे मामूल है ये बात। हाँ। अच्छा, आज तक सज़ा नहीं मिली, सिफारिश नहीं आई। पता ये चला कि जो ऑडिटर जनरल है वो भी मुट्ठी जब गर्म हो जाती है तो कस्टम की फ़ाइल हर साल की क्लियर हो जाती है कि जी सब बकवास है, वहाँ तो बिल्कुल सही है, कोई करप्शन वगैरह नहीं है। करप्शन की तहकीक में मामूर जो प्रोसिक्यूटर है वो भी कहता है जी ये बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है, कस्टम का जो महकमा है बड़ा ईमानदार है। होता क्या है कि इस महकमे में चूँकि दूध देने वाली गाय है, जितने भी ट्राइबल और रीजनल लीडर्स हैं, जो हुकूमत की रीढ़ की हड्डी हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके बंदे जो हैं वो लगते हैं। हम कह रहे हैं ना कि शुमाल की कस्टम चौकियाँ तालिबान ने कब्जा कर ली, पाकिस्तान वाली। अब से कुछ महीने पहले तक शुमाल की जो कस्टम चौकियाँ हैं बल्ख के गवर्नर और अब्दुल्ला के इत्तेहादी अता मोहम्मद नूर के बंदों के पास थी। स्पिन बुलदक और जो ईरान से मिलने वाला है नीमरोज सूबा, उसकी ईरान कस्टम आमदनी जो है कंधार के पुलिस चीफ जनरल अब्दुल राजिक साहब देखते थे, जो कि
किसके बंदे हैं? मिस्टर प्रेसिडेंट के बंदे। अच्छा, ये तो आप फिर भी बांट के ये होता तो है। आप फिर भी लोअर लेवल पर बात कर रहे हैं। मतलब आपने बात की ना कि यार ये सब पाकिस्तान और चीन की साजिश है। मैं आपको बताता हूँ साजिश कहाँ तक पहुँच गई है। 2009 में एक डिप्लोमेटिक केबल लीक हुई थी अमेरिका की जानिब से, जिसमें ये बताया गया था कि अक्टूबर 2009 में अहमद वली मसूद, ठीक है, के जो भाई हैं, जो उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट थे, अहमद ज़िया मसूद, यूएई गए $52 मिलियन कैश लेकर। अदीब अहमद फहीम, मेजर इंटेलिजेंस ऑफिशियल, और जो पार्ट ओनर थे पमीर एयरवेज के, अच्छा, वो भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स किस तरह, वो जो खाने की ट्रेज होती है ना उसके अंदर छुपा कर। मतलब पमीर एयरवेज को सेटअप ही किया गया एक फ्लाइंग हवाला मनी पाइपलाइन की तरह से। अच्छा, अफगानिस्तान के अंदर क्या हुआ फिर कि काबुल बैंक बनता है, ठीक है, और वो यूज किया जाता है, जो भी बिलियंस आते हैं अमेरिकन एड में या किसी भी एड में या कॉन्ट्रैक्ट्स में, वो फिर ये लोग फाइनल करते हैं कहाँ? दुबई। एक इतनी लंबी लिस्ट है कि मैं आपको पूरा बयान नहीं कर सकता। उसमें बुरहानुद्दीन ज़बानी के रिश्तेदार हैं, उसमें महमूद कारज़ाई है, हामिद करज़ाई के भाई हैं, बिल्कुल हामिद करज़ाई के भाई हैं, और सब की मिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं दुबई में। अब मेरा नहीं ख्याल कि इस्लामाबाद या पिंडी में किसी ने उनके सर के ऊपर बंदूक रखी होगी कि सर आप ये सारी अच्छा, आजकल हम ये सुन रहे हैं कि जी अफगान फ़ौज को सप्लाई नहीं जा रही और उसकी कोई मदद नहीं कर रहा, वो अचानक घेरे में आ जाते हैं। ये आज का मसला नहीं है। अफ़गान फ़ौजी जो हैं वो कब से तंग हैं? ये अगस्त 2010 की मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ, 11 साल पहले की। वो ये है कि 400 बिस्तरों का हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा अफगानिस्तान का मिलिट्री हॉस्पिटल, दाऊद नेशनल मिलिट्री हॉस्पिटल काबुल। उसके इंचार्ज थे अफ़गान सर्जन जनरल मेजर जनरल महमूद ज़िया नफ्ताली। नेटो कमांडर जाते हैं जनरल पेट्रियोस सदर हामिद करज़ई के पास कि जनाब सदर, मसला ये है कि ये जो अफ़गान फ़ौज के जो सबसे बड़े मेडिकल ऑफिसर हैं, सर्जन जनरल मेजर जनरल साहब, इन्होंने इस हॉस्पिटल से $153 मिलियन की अद्वियात और बाकी चीज़ें मिली भगत के साथ खुर्द बुर्द करके मार्केट में भेज के और उसकी जगह जाली सामान रख दिया है। उसके नतीजे में अफ़गान फ़ौज के 14 ज़ख्मी जो तालिबान से बरसरे पैकार थे वो मर गए। उसकी वजह ये थी कि जो डॉक्टर्स थे और नर्सें थीं, हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते जब तक आप हमें पैसे नहीं देंगे और उसकी मदद से हम बाहर से दवाएं नहीं मंगवाएंगे। ये जनरल पेट्रियोस की रिपोर्ट थी। हामिद करज़ई ने कहा अच्छा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। तो जनरल साहब को उन्होंने बरतरफ कर दिया। लेकिन जाहिर है कि जनरल साहब को बरतरफ किया, तनख्वाह तो बरतरफ नहीं होती, नहीं, जाहिर है तनख्वाह तो चलाना उनकी होता है ना। जारी रही। ये भी हुआ है। अच्छा, दो बैंक का जो है आप बता रहे थे, इसके अलावा और मैं क्या क्या अर्ज करूं आपसे? देखिए, इसके जितने भी आप बातें करेंगे नतीजा एक ही है। जब जंग ही तो ये जो मोरल डाउन हुआ है ना, ये हम उसके बैकग्राउंड में बात कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। देखें, अगेन अगर आप देखें, आप गनी को देख लें या आप करज़ाई को देख लें, ठीक है, तरीकाकार यही रहा है कि यार ये इन 5-6 लोगों को हमने खुश रखना है, इनको जितना खिला सकते हो खिला दे। कोई इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि जब आप जंग ही आपका कारोबार बन गया है और 20 सालों से आप इसी बहती गंगा में नहा रहे हैं लिटरली, और बाकियों को भी नहला रहे हैं, तो इनमें से कौन चाहेगा कि ये सिचुएशन ख़त्म हो? अच्छा, पागल ही होगा। अच्छा, इस वक्त हमारे पास कौन सी खबरें आ रही हैं? जो तालिबान के घेरे में शहर हैं उनमें जो फौजी और उनके कमांडोज़ हैं, खाने पीने और एमुनेशन और इनखला की डिमांड कर रहे हैं, मगर काबिल इंतज़ामी की तरफ से कोई रिस्पांस कभी जाता है कभी नहीं जाता है। अब्दुल्ला जो एग्जेक्टिव हैं नंबर 2, उनके बकौल ज़्यादातर अरकान पार्लियामान के पास 2-2 पासपोर्ट हैं। हाँ, तो कोई इशू तो है नहीं है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, पार्लियामेंट में ऐसे लोग भी हैं जो दरी और पश्तो भी नहीं जान सकते। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई अफ़गान फ़ौजी शहीद हो जाए तो उसके जनाजे में आला कोई ओहदेदार शिरकत कर सके। दिस इज़ वेरी रेयर।
ये मैं छोटी छोटी जो है आपको चीज़ें बता रहा हूँ। और मज़े की बात यह है कि वहाँ ये एक लतीफ़ा मौजूद है कि अमेरिका माहिदा तालिबान से करता है, हुकूमत के तौर पे अशरफ गनी को तस्लीम करता है। हा वक्फा ले लें। वेलकम बैक। अच्छा, अब ये जो आप सब सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अफ़गान शहरियों को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता या उनको नहीं पता कि उनकी लीडरशिप कितनी करप्ट है। वो एक अलग बात है कि सोशल मीडिया पर इन चीज़ों का कम इजहार किया जाता है। लेकिन आज मैं देख रहा था IHRC अफ़गानिस्तान की जो चेयरपर्सन हैं शहरज़ाद अकबर साहिबा की ट्वीट, और जिसमें वो एक सवाल करती हैं कि क्या ये मुमकिन है क्या कि अगर पिछले 20 सालों से इस लेवल की करप्शन ना हुई होती तो अभी हम इस मुकाम पर ना होते। और वो ये भी कह रही हैं कि जितना गुस्सा आपको बाकियों पर है बिल्कुल जायज़ है, लेकिन इतना ही गुस्सा अफ़गान पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ भी आपका जाना चाहिए। जाहिर है कि लेकिन जब अफ़गान लीडरशिप की हम बात करें तो उनके पास सिर्फ एक ही नारा है और वो है ब्लेम पाकिस्तान। और माना हम बहुत बुरे हैं, लेकिन शायद इतने बुरे नहीं, और काश होते कि इतनी हमारी कैपेबिलिटी होती। वो अनफॉर्चुनेटली हैशटैग ट्रेंड करने में आजकल बहुत ही मसरूफ़ हैं। जैसे पिछले दिनों में सैंक्शन पाकिस्तान के नाम का एक हैशटैग ट्रेंड हो रहा था अफ़गान हुकूमत और अफ़गान हुकूमत के साथियों की जानिब से। इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला किसी को भी। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर अक्सर हमने देखा है कि फ़ेक तस्वीरें और फ़ेक ख़बरें भी पोस्ट की जाती हैं। और ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई बॉट्स कर रहे हैं या कोई पेड लोग कर रहे हैं। कार्लोटा गाल साहिबा एक अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट हैं और न्यूयॉर्क टाइम्स की इस्तांबुल ब्यूरो चीफ हैं। उनकी ट्वीट है 31 जुलाई की, लिखा हुआ है अ पाकिस्तानी हु जॉइंड द फ्रंटियर कंस्टेबुलरी किल्ड इन बैटल इन पाकिस्तान, इन अफगानिस्तान। सॉरी, ये किसकी बात कर रहे हैं? अगर आप अगली ट्वीट दिखाएं तो इस ट्वीट को वो कोट करके इस पर कमेंट कर रही है। अगर वो ट्वीट हम स्क्रीन पर ले आएं जी, ये एक सुहेल नूर खान साहब की ट्वीट है जिसमें उन्होंने बाकायदा तस्वीर दी है, और तस्वीर दे दी तो जाहिर है इसका मतलब है कि साबित हो गया है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी इसमें तहकीक करें तो आपको क्या पता लगता है कि 15 अप्रैल 2020 को खैबर पख्तूनख्वा की फ्रंटियर कोर की ये ट्वीट आती है कि लायंस नाइक इरशाद खान, जिनकी उम्र 26 साल की थी, वो दहशतगर्दों के हाथों शहीद होते हैं नॉर्थ वजीरिस्तान में। ये है न्यूयॉर्क टाइम्स के ब्यूरो चीफ की ट्वीट। और ऐसा नहीं है कि लोगों ने उनको नहीं बताया कि आप गलत हैं, हज़ारों लोगों ने रिप्लाई किया, लेकिन अभी भी आप जाके देखें वो ट्वीट वहाँ ही है, पता नहीं क्यों। अगर ये ज़ाहिर है अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट का हाल है तो बाकी सोशल मीडिया में क्या हो रहा है? एक एवलॉन्च है फेक पिक्चर्स और फेक वीडियोस की। लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत पाकिस्तानी सोशल मीडिया यूज़र्स ने काफ़ी मेहनत करके इनको एक्सपोज करने की कोशिश की है। और ये जो मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ एक अब्दुल्ला साहब की थ्रेड से हैं, जिनकी फिर हमने कन्फर्मेशन भी की है। तो ज़रा दिखाएं, पहली जो तस्वीर है इसमें आप देख सकते हैं, ये अगर आप लेफ़्ट पर कॉन्सेंट्रेट करें, जो मेन पिक्चर है तालिबान का एक ग्रुप बैठा हुआ है, उनके झंडे भी हैं। और अगर आप देखें टॉप लेफ्ट कॉर्नर में क्या आपको नज़र आ रहा है? पाकिस्तान का झंडा बड़े प्यार से कोने में लगाया हुआ है। ओरिजिनल तस्वीर को अगर आप देखें तो इसमें पाकिस्तान का कोई झंडा नहीं है। अच्छा, अब दूसरी तस्वीर की अगर हम तरफ चाहें तो आप देख सकते हैं कि इसमें तालिबान ने एक बिल्डिंग के ऊपर कब्जा किया हुआ है। और जो लेफ्ट वाली जो तस्वीर है, जो फोटोशॉप्ड है, उसमें वो अफगानिस्तान का झंडा गिरा कर पाकिस्तान का झंडा लहरा रहे हैं। लेकिन ओरिजिनल, और इनको चीज़ों को अब तलाश करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ओरिजिनल राइट हैंड साइड पर है और आप देख सकते हैं कि उसमें तालिबान का झंडा लहराया जा रहा है। यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती। अभी हाल में ही तालिबान ने एक मरकज़ पर कब्ज़ा किया था और वहाँ से वो अपनी एक प्रोपेगेंडा वीडियो बना रहे हैं। अगर नेक्स्ट ट्वीट प्लीज़ हम स्क्रीन पर ले आएँ। लेफ्ट हैंड साइड पर किसी ने बड़ी खूबसूरती से एक पाकिस्तान का झंडा लगा दिया है, क्योंकि ज़ाहिर है कि तालिबान भी अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं ना कि जी बिल्कुल वो हम तो पाकिस्तान के साथ मिले हुए हैं, वही हमारे पीछे। ओरिजिनल में ऐसा कोई झंडा आपको नहीं मिलेगा।
अच्छा, अब कुछ तो बहुत ही सिली किस्म की ट्वीट्स होती हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे इसमें एक पुलिस वैन जा रही है या दिखाया जा रहा है पुलिस वैन, क्या लिखा हुआ है वहां पर? शुमाली वजीरिस्तान पुलिस, लेकिन आप ओरिजिनल देखें तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, हज़ारों बार ये रीट्वीट होती हैं। और अब मैं आपको अपना पर्सनल फेवरेट दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें 1 लेवल ऑफ फेकरी नहीं है, 2 लेवल्स ऑफ फेकरी है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। ये ज़रा एक ट्वीट दिखाएं, और ये अमरुल्लाह साले साहब को किसी ने रिप्लाई करके दिया था, और लेफ्ट पर आप देख सकते हैं इसमें कैप्शन लिखी हुई है, तालिबान सपोर्टेड बाय पाकिस्तानी सोल्जर्स इन अफगानिस्तान। तो ये इसमें दिखाया जा रहा है कि जो सामने जो 2 लोग हैं जो खड़े हुए हैं लंबे बालों के साथ, ये तालिबान है, और पीछे बैकग्राउंड में थोड़ा अनक्लियर है, ये है पाकिस्तानी फौजी। ठीक है, ओरिजिनल जो तस्वीर है वो अगर आप दोबारा लें स्क्रीन पर प्लीज, वो है शाम की। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप इसको सर्च करें वीडियो इंटरनेट पर, तो ये दिखाया जा रहा है कि जी ये दैश के लोग हैं और इनके पीछे तुर्की फौज बैठी हुई है। ठीक है, असल में ये फ्री सीरियन आर्मी के फाइटर्स हैं। तो मतलब इट इज अ फेक ऑफ अ फेक। तो ये हो रहा है सोशल मीडिया पर सर। मेरा ख्याल है कि वक्फा ही ले सकते हैं। वेलकम बैक। और गुज़िश्ता हफ्ते आपको पता है रहीम यार खान के करीब एक कस्बे भूंग में एक मंदिर के ऊपर हमला किया गया और उसको तबाह कर दिया गया। इसकी वजह ये बताई गई कि एक 8 साला हिंदू बच्चे ने एक मदरसे में कहीं पेशाब कर दिया था, जिसके बाद लोग मुश्तइल हुए और उन्होंने मंदिर पर हमला कर दिया। मगर कहानी कुछ और निकली और पता ये चला कि कुछ लोगों के माली मामलात थे जिन्होंने फिर उसको एक मजहबी रंग दिया। बात सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची और चीफ जस्टिस गुलजार साहब की सरबराही में जब ये नोटिस दिया गया तो उस वक्त पुलिस पर भी खासी बरहमी का इजहार किया गया कि उन्होंने फौरी क्यों एक्शन नहीं लिया, क्यों बचाया नहीं इस मंदिर को तबाह होने से। बहरहाल इमरान खान ने भी नोटिस दिया वजीर आजम ने, और दोबारा से मंदिर की तामीर का काम शुरू हुआ और अब वो मंदिर तैयार है और कल जो है वो दोबारा खोल दिया जाएगा इफ्तिताह के लिए। वहाँ जो है हिंदू काउंसिल और जो पीटीआई के एमएनए हैं वो पहुंच चुके हैं वहाँ पर, पूरी इंतजामिया भी है। मगर इसमें जो सबसे बड़ा मसला है वो 8 साला बच्चा, जिसके बारे में चीफ जस्टिस ने ये कहा कि 8 साल के बच्चे को क्या पता कि मजहब क्या होता है। उसकी ऊपर ये एफआईआर कटी। उन्होंने कहा चीफ जस्टिस ने कि एसएचओ ने कैसे पकड़ लिया इसको, और एसएचओ की अपनी पावर है कि 8 साला बच्चे को वो नहीं रख सकता, उसको घर भेजना चाहिए था। मगर वो एफआईआर अभी भी तैर रही है, क्योंकि एफआईआर एक दफ़ा कट जाए तो जाहिर है वो खत्म नहीं हो सकती। वो बच्चा जो है उनको एक जो मकामी जज हैं उन्होंने जमानत दे करके घर वालों के हवाले किया। घर वाले वहाँ से नकल मकानी कर गए और उम्मीद है कि वो हिफाजत से ही होंगे। मगर पुलिस इस बात पर अभी भी आमादा नहीं है कि इस एफआईआर को सी क्लास कर दिया जाए। फोरेंसिक का कह रहे हैं, मगर जो मदरसा है वहाँ किसी भी किस्म की कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है। पुलिस का कहना है कि हमें तो ये भी नहीं पता कि ये वाकया हुआ भी था या नहीं हुआ था, जिसकी बिना पर फिर मंदिर को तबाह किया गया। तो वसत ज़रा ये सूरत हाल है। कल जो है एटीसी के सामने तकरीबन 100 से ज़्यादा मुलजमान अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, और वो अब्दुल रज़ाक सोमरो जिसके बारे में कहा गया कि उसने इंस्टिगेट किया, वो भी पुलिस ने जो है उसको भी हिरासत में ले लिया है। इन लोगों के बारे में चीफ जस्टिस ने भी कहा कि इन लोगों से ही मंदिर के जो रिफर्बिशमेंट हैं या उसको रिवाइव करने के पैसे इन्हीं लोगों से लिए जाएं। वो जाहिर है बाद में आएगा, मगर कम से कम चले। अच्छी बात यह है कि मंदिर जो इस तरह ताराज हुआ वो अब खुल रहा है, और एक जो फिजा है वहाँ पर खासी फैमिलीज जो हैं वो वहाँ से नकल मकानी कर गई थी। कुछ लोग वापस आ गए हैं, मगर अभी भी वहाँ खौफ की फिजा है। ये जो केस है मुल्ज़िमान सारे के सारे बहावलपुर में इनका ट्रायल होगा।
वाक़े को हमने कवर किया था, तो वकवानी साहब हमारे साथ थे। तो का कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि जी देखें, गिरफ्तारियां हो जाती हैं लेकिन फिर लोग रिलीज़ हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है कि एक नज़ीर बन जाती है कि जी हम ये करेंगे, जो मकसद है हमारा, जैसे आपने कहा कि माली मसले मसाइल थे, लेन देन का मसला था, वो मकसद तो इनका पूरा हो गया कि खौफ व हरास फैलाई गई। अब किसी और के लिए ये मिसाल नहीं बननी चाहिए कि जी अगर मेरी किसी कम्युनिटी के साथ कोई भी मसला है तो मैं उन पर इस तरह का पर्चा करा दूं या मैं इस तरह की अफवाहें फैला दूं, चाहे सोशल मीडिया पे या चाहे ऐसे ही गलियों में, और मेरा काम पूरा हो जाए। तो इसकी सज़ा ही मिलनी चाहिए। बिल्कुल उसी तरह अगर किसी और ने किसी मस्जिद पर हमला किया होता, क्योंकि अगर अगेन मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा पंजाब हुकूमत को भी, प्राइम मिनिस्टर को भी एंड द सुप्रीम कोर्ट, इस तरह के वाक़यात को अगर आप इसी लेवल पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा, इसकी मिसाल हमारे पड़ोस में आपको अच्छी तरह से मिलती है। लेकिन अक्सर हम क्या देखते हैं कि अभी चाहिए सही है, नोटिस भी लिया गया है, चीज़ें हेडलाइंस में भी आ रही हैं, जैसे ही चीज़ें हेडलाइन से हटती हैं तो कहीं ना कहीं मुकमका या कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, एंड दिस इज़ द बिग प्रॉब्लम। और दूसरी बात ये भी एक और है, सॉरी, कि 8 साल के बच्चे के ऊपर ब्लास्फेमी का केस, यार ये किस तरह की सिचुएशन है। पहले आप ये तो गेज करें, अगर उसके ऊपर बाकी लॉ जो नहीं अप्लाई होता तो ये लॉ कैसे अप्लाई हो सकता है। और आपने बात की कि सॉरी मैं बस एक बात करूंगा कि आपने बात की कि इवेंचुअली जब स्पॉटलाइट हटती है तो क्या होता है। करक में आपको याद होगा 2 बरस हमला हुआ था, वहां पर भी ऐसे ही वाकया हुआ, बाद में वहां सुलह हो गई, जिरगा बैठा और सब कुछ माफ हो गया। तो जो सजा, जिस सजा की हम बात कर रहे हैं, वो इवेंचुअली कहीं नहीं मिलती। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अगेन देखिए, सुलह में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन फोर्स्ड सुलह जो है कि एक मतलब जो कमज़ोर तबका है उसके ऊपर आप प्रेशर डालकर उनको कॉम्प्रोमाइज़ करवाएं, ये गलत नहीं है। अदरवाइज सुलह असूलन उसके साथ मुझे कोई मसला नहीं है। जी वो सर क्लोज कर दे तो आप ही बोल रहे हैं, आप टाइम हो गया। चलिए जी, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।